पूजा पटेल, प्रेजेंट सर। मैत्री पटेल, प्रेजेंट सर। विनीत, प्रेजेंट सर। मैत्री शाह, विश्वा, प्रेजेंट सर। प्रियांशी, खुशी कटारिया, प्रेजेंट सर। अनु प्रसाद, स्वस्तिक, भूमिका गामित, हितेश। चलो, और किसी का अटेंडेंस रह गया तो बताओ। डन। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। ये सबको व्हाइट बोर्ड विजिबल है बेटा? यस। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, कल की क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? आप सबको क्रॉस प्रोडक्ट करना आ गया बढ़िया से? क्रॉस प्रोडक्ट सबको करना आ गया? यस सर। यस सर। है ना? क्या हमें टॉर्क निकालना आ गया? यस और नो? यस सर। तो कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, राइट? इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो मैंने आपको कल दो तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे। क्या आप बता सकते हो कौन कौन से इक्विलिब्रियम पढ़े थे कल हमने? ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। हाँ, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। दो तरह के इक्विलिब्रियम हमने कल पढ़े थे। हाँ, पहला आपका ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड वन इज योर रोटेशन इक्विलिब्रियम। अच्छा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में क्या होता था? फोर्स इज इक्वल टू 0 नेट फोर्स। हाँ, अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है और उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का जो नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए, सपोज करो F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 फोर्स ऐसे लग रहा है, F3 फोर्स ऐसे लग रहा है, F4 फोर्स ऐसे लग रहा है। अगर सभी फोर्सेस का वेक्टर सम बेटा जीरो हो जाए, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, राइट? अगर सभी फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं हमारी बॉडी किसमें? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में। यस और नो? अच्छा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन थी? मैं कब कह सकता हूं कि बॉडी हमारी जो है ये रोटेशन इक्विलिब्रियम में आ गई? ऐसा मैं कब बोलूंगा कि हमारी, हाँ, इस बॉडी पे जो नेट टॉर्क है अगर वो जीरो हो जाएगा, देन आई कैन से दैट दिस बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बात समझ आ रही है आपको? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। टॉर्क हम सबको पता है क्या होता है? R क्रॉस F। टॉर्क को हम डिफाइन कर चुके थे ऑलरेडी। नेट टॉर्क अगर आपका जीरो हो जाएगा तो हम कह सकते हैं रोटेशन इक्विलिब्रियम। और जब दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है हमारी वो टोटल इक्विलिब्रियम में आ गई है। यस? अगर दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होगी, अगर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई हो रहा है और रोटेशन इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई हो रहा है और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी बॉडी जो है वो टोटल इक्विलिब्रियम में है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कल हमने एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल लिया था, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सपोज करो हमारे पास एक रॉड है, ठीक है? रॉड इज अ रिजिड बॉडी, ठीक है?
सपोज करो हमारी इस तरह की रॉड है, ठीक है। अब इस पे बेटा जो फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज करो एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, और दूसरा फोर्स आपका इस पे ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन, ठीक है। और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, F के बराबर। तो पहला सवाल आपसे मेरा ये है, क्या ये बॉडी आपकी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, यस और नो? क्या ये बॉडी जो है, क्या ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है? पहले हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम चेक करेंगे। बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, अगर आप इससे समझ गए तो आपको दोनों तरह के इक्विलिब्रियम समझ आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या चेक करेंगे? अभी अभी आपने बताया था बेटा, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स को पहले 0 चेक करेंगे। अगर क्या इस केस में आपको नेट फोर्स 0 दिखाई दे रहा है? डायग्राम देख के बताओ। दो तरह के फोर्स लग रहे हैं ना यहाँ पे, देखो एक फोर्स आपका ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी ऑल नो। वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहाँ पे डायरेक्शन भी कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव मानूंगा तो डाउनवर्ड फोर्स मेरा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? क्योंकि नेट फोर्स हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो आई विल राइट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। दो फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे। F1 वेक्टर का वैल्यू क्या है? सपोज करो इसको मैं F1 मान लेता हूँ, तो F1 वेक्टर में क्या लिखूंगा? माइनस F विथ प्रॉपर डायरेक्शन। और F2 वेक्टर को क्या लिखूंगा? प्लस F। क्या माइनस F और प्लस F 0 हो रहे कि नहीं हो रहे? You are getting the zero vector. Yes or no? यस सर। तो मैं कह सकता हूं कि ये बॉडी जो है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। Yes, this body is in translation equilibrium. This body is in translation equilibrium. अब हम रोटेशन इक्विलिब्रियम चेक करेंगे। रोटेशन इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या चेक करेंगे? हम इस बॉडी के जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस बॉडी पे जो दो फोर्सेस लग रहे हैं इसकी वजह से हम टॉर्क निकालेंगे। सपोज करो ये इस रॉड का सेंटर पॉइंट है O, ठीक है। सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट O ऑफ दिस रॉड, और इस सेंटर पॉइंट से इस फोर्स का डिस्टेंस सपोज करो A है, और ये वाले सेंटर पॉइंट से इस फोर्स का डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। दोनों सा डिस्टेंस आपका सेम दिया हुआ है। तो अब हम नेट टॉर्क निकालेंगे। अब टॉर्क क्या होता है बेटा? R क्रॉस F। मैंने आपको सबको बता रखा है। टॉर्क निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? टू चेक द रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क, एंड वी नो दैट टॉर्क इज डिफाइंड एज R क्रॉस F, or you can also say RF sin theta, or you can also say F into R sin theta, and R sin theta is the perpendicular distance, F into R perpendicular. Yes or no? Yes? ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप ध्यान से टॉर्क का डेफिनेशन समझे हो तो टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? ये डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? A। यस।
और ये वाला जो फोर्स है बेटा ध्यान से देखो, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा इसके परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे। और ये डिस्टेंस का वैल्यू भी कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। यस अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये जो फोर्स है ये इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क क्रिएट करेगा, टॉर्क का मतलब होता है ट्विस्टिंग मोमेंट और रोटेटिंग मोमेंट, ये इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से रोटेशन इफेक्ट को पैदा करेगा। और ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से रोटेशन इफेक्ट को पैदा करेगा। यस और नो? करेगा कि नहीं करेगा, सही से बताओ। इसका Yes, जो sir. है ना, इसका जो रोटेशनल इफेक्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और इसका जो रोटेशनल इफेक्ट होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। दोनों का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, तो दोनों वैल्यूज आपकी ऐड हो जाएंगी। क्योंकि देखो रोटेशन बेटा या तो क्लॉकवाइज होगा, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हो तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानोगे तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स के लिए डायरेक्शन लिया था, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव माना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को नेगेटिव मानेंगे। वैसे ही अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो एंटी क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन आपको डिसाइड करना है। यू आर फ्री टू चूज एनी साइन कन्वेंशन, बट स्पेसिफाई, आप स्पेसिफाई जरूर करो क्वेश्चन के अंदर कि मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहा हूँ। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा स्पेसिफाई करना है कि मैंने ये अज्यूम किया है कि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? तो इस केस में अगर हम नेट टॉर्क निकाले इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट, तो नेट टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा? यस इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूं तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, तो मेरा टॉर्क कितना हो जाएगा? देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव मान रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। और दूसरे फोर्स की वजह से भी जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए मैंने उसको भी पॉजिटिव लिख दिया। तो नेट टॉर्क मेरा कितना हो गया? 2 टाइम्स एफ इंटू ए। यस, और यू कैन ऑल्सो से एफ इंटू 2a। अच्छा 2a क्या है आपका? 2a इज द लेंथ ऑफ द रॉड। 2a आपका क्या है बेटा? लेंथ ऑफ द रॉड। 2a इज द लेंथ ऑफ योर रॉड, तो यू कैन ऑल्सो राइट f इंटू एल। तो अब यहां से आप मुझे बताओ क्या नेट टॉर्क इस रिजिड बॉडी का जीरो हुआ कि नहीं हुआ? नेट टॉर्क इस रिजिड बॉडी का जीरो है कि नहीं? हमने नेट फोर्स भी निकाला, नेट फोर्स हमें जीरो मिल गया, तो उससे हमें यह पता चला कि हमारी जो बॉडी है वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में आ गई। लेकिन फिर हमने नेट टॉर्क निकाला और नेट टॉर्क का वैल्यू जीरो आया कि नहीं आया? यस, जीरो नहीं आया। ध्यान से देखो, एक्सप्रेशन देखो, एफ इंटू एल आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। नेट टॉर्क का वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है। क्या बात समझ पा रहे हो आप मेरी? नेट Yes, टॉर्क sir. का वैल्यू हमारा जीरो नहीं आ रहा है, इट इज अ नॉन जीरो वैल्यू। सो आई कैन से दैट दिस इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये आपका बॉडी रोटेट हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में रोटेट होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, क्योंकि नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? नेट इफेक्ट आ रहा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब हमने क्या एज्यूम किया था? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये बॉडी आपकी जो है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। दिस बॉडी इज नॉट इन योर रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
नॉट इन योर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये बॉडी जो है टोटल इक्विलिब्रियम में है, तो आप क्या बताओगे? क्या ये बॉडी टोटल इक्विलिब्रियम में कहलाई जाएगी कि नहीं कहलाई जाएगी? टोटल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम प्लस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, टोटल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो क्या ये बॉडी आपकी टोटल इक्विलिब्रियम में कहलाई जाएगी कि नहीं कहलाई जाएगी? क्योंकि ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम को तो सेटिस्फाई कर रहा है बट रोटेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या इसका टोटल इक्विलिब्रियम कभी अचीव होगा? खुद से सोचो। यस सर क्या? नो सर बेटा, कैसे अचीव होगा? इसमें भी यस बोल रहे हो। नहीं होगा। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आपकी वायलेट हो जाएगी तो वी कांट से दैट द बॉडी इज इन टोटल इक्विलिब्रियम। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बॉडी आपकी टोटल इक्विलिब्रियम में है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन ओनली वी कैन से दैट द बॉडी इज इन टोटल इक्विलिब्रियम। दोनों में से एक भी कंडीशन वायलेट होगी तो हम उसको टोटल इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? अच्छा, ये एग्जाम्पल को अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो इसमें दोनों फोर्स आपके इक्वल थे। तो नेट फोर्स इस बॉडी पे 0 हो गया था बट नेट टॉर्क यहाँ पे 0 नहीं हुआ है। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे हमारा नेट फोर्स 0 हो जाता है और नेट टॉर्क 0 नहीं होता है, ऐसे टॉर्क को हम बोलते हैं कपल। ऐसे टॉर्क को हम क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। कपल का मतलब वही है जो आप लोग समझते हो। कपल का मतलब होता है पेयर। ठीक है, ये दो ऐसे फोर्सेस की पेयर है, दो ऐसे फोर्सेस की जोड़ी है जिसमें आपका नेट फोर्स तो 0 हो रहा है लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं हो रहा है। इफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, अब यहां से मैं कपल का डेफिनेशन डिफाइन करने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो बड़े ध्यान से सुनना। If two equal and opposite forces are separated by a distance, two equal and opposite forces which are separated by a distance, then the rotational effect produced by it or the net torque produced by it is known as the couple. ठीक है, इसी टॉर्क को हम कपल बोलेंगे। जनरली हम टॉर्क टर्म यूज करते हैं लेकिन कपल तब यूज करेंगे जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपका जो होगा सेम होगा। मतलब नेट फोर्स आपकी बॉडी पे 0 होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपकी बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है ना? क्या बात को समझ पा रहे हो आप मेरी? अब आपको कपल का एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा जब आप वाटर बॉटल का ढक्कन ओपन करते हो, आप सबने बचपन में पानी पिया होगा वाटर बॉटल में, है ना? तो वाटर बॉटल का जब आप कैप ऊपर से ओपन करते हो तो हम लोग वहां पे कपल ही लगाते हैं एक्चुअली। आपकी इस तरह सा वाटर बॉटल का देखो ऐसे कैप होता है, ठीक है? इसको जब आप ऐसे रोटेट करते हो, रोटेट कैसे करते हो? एक ट्विस्टिंग फोर्स आप यहाँ पे लगाते हो, यहाँ पे बॉटल के ऊपर ऐसी डिज़ाइन बनी होती है अंदर जिसपे वो रोटेट होती है ना? यहाँ पे डिज़ाइन ऐसी बनी होती है, इस डिज़ाइन पे आपकी कैप रोटेट होती है, ठीक है? तो एक फोर्स आप ऐसे लगाते हो और वही फोर्स आप दूसरा फोर्स आप ऐसे लगाते हो। तो जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों सेम है और दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है ना? तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इस तरह का ट्विस्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और इसी ट्विस्टिंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? जनरली तो हम इसको टॉर्क बोलते हैं, लेकिन अगर ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और ये बॉडी आपकी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है तो इसी टॉर्क को हम बोलते हैं कपल। इसी टॉर्क को हम क्या बोलते हैं? कपल का मतलब होता है जोड़ा, है ना? अब मेरे ख्याल से आप ज़्यादा जानते हो ना, कपल डांस होता है
तो ये कपल डांस है एक तरह का। ये ऐसा जोड़ा है जिसमें दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। देखो पहले वाले फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये फोर्स आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा है इस लाइन पे। दूसरे वाले फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये, दूसरा फोर्स आपका इस लाइन पे एक्ट कर रहा है। लेकिन जब दोनों फोर्स एक साथ लग रहे हैं तो वो इस तरह का एक ट्विस्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं कपल। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? यस और नो? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? यस? Yes. Yes, sir. अब आप लोग मेरे को बताना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो यही रॉड का एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अब मैं सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई एम चेंजिंग द सिचुएशन अ लिटिल बिट। जैसे सपोज करो ये मेरा रॉड है, ठीक है, और अब दो इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है। बड़े ध्यान से देखना, दो इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन बिल्कुल सेम, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है? लेट्स से दिस इज योर सेंटर पॉइंट O, दिस डिस्टेंस इज अगेन A, and this distance is also A. तो पहला सवाल ये है, क्या ये बॉडी आपकी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? Whether this body is in translation equilibrium whether this body is in rotation equilibrium or whether this body is in total equilibrium. क्या आप में से कोई बताएगा? स्टेप बाय स्टेप आपको कंडीशन चेक करनी है, क्या ये बॉडी हमारी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशन की कंडीशन क्या होती है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम? अभी अभी बताइए। देखो Net force is equal to 0. तो क्या इस बॉडी में आपको नेट फोर्स 0 दिखाई दे रहा है? No. नो। तो इसका मतलब ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तो नहीं। अच्छा, क्या ये बॉडी रोटेशन इक्विलिब्रियम में है? रोटेशन इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है, पहले मुझे ये बताओ। What is the condition for rotation equilibrium? Net torque is equal to 0. Yes, net torque is equal to 0. तो क्या इस बॉडी पे नेट टॉर्क 0 है? किसी भी पॉइंट के अबाउट आप निकाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको सेंटर पे बताया तो आप सेंटर पे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, आप इस पॉइंट पे निकालो टॉर्क, आपकी मर्जी आप इस पॉइंट पे निकालो। किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आपका नेट टॉर्क 0 हो जाता है तो वो बॉडी रोटेशन इक्विलिब्रियम में है। अगर रोटेशन इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आपका नेट टॉर्क 0 हो जाता है तो वो बॉडी रोटेशन इक्विलिब्रियम में कहलाई जाएगी, ठीक है। तो जनरली हम सेंटर पे निकालते हैं, अगर आप चाहो तो बी पॉइंट पे भी टॉर्क निकाल सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। चाहो तो ए पॉइंट पे भी निकाल लो, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जनरली हम सेंटर पॉइंट चूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेंटर के अबाउट अगर टॉर्क निकालूँ
तो सेंटर के अबाउट अगर टॉर्क देखोगे तो क्या होगा, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज ए, ये क्या करेगी, इस रॉड को ऐसे घुमाना चाहेगी, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा, ये वाला जो फोर्स है इसको जब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इस रॉड को इस तरीके से घुमाना चाहेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दोनों टॉर्क जो है वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अपोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस और नो? यस। अपोज कर रहे हैं ना। तो अपोज कर रहे हैं तो दोनों टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दोनों टॉर्क एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे ना। सेंटर पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूंगा तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता हूं तो क्लॉकवाइज मेरा नेगेटिव हो जाएगा। ये बिल्कुल फोर्स की तरह ही आप इसको ट्रीट करोगे। जैसे फोर्स अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहे हो तो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, वैसे ही टॉर्क अगर आप एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हो तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले वाले फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, पहले वाले फोर्स की वजह से जो टॉर्क आपका प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, प्लस एफ इंटू ए। और दूसरे वाले फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या प्रोड्यूस होगा, माइनस एफ इंटू ए। जब दोनों टॉर्क को आप ऐड करोगे तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर O पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस O पॉइंट पे इसका नेट टॉर्क क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो O पॉइंट के अबाउट इसका नेट टॉर्क क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो ये बॉडी है ये रोटेशन इक्विलिब्रियम में है। दिस बॉडी इज इन रोटेशन इक्विलिब्रियम about this point O, rotation equilibrium about this point O, but it is not in translation equilibrium। तो यहाँ पे रोटेशन इक्विलिब्रियम का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन ट्रांसलेशन का सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो क्या ये टोटल इक्विलिब्रियम में कहलाया जाएगा कि नहीं कहलाया जाएगा, बताओ। क्या ये बॉडी आपका टोटल इक्विलिब्रियम में होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया दोनों में से अगर एक भी कंडीशन वायलेट होगी तो आपका बॉडी टोटल इक्विलिब्रियम में कहलाया नहीं जाएगा। टोटल इक्विलिब्रियम में बॉडी आपका तभी होगा जब वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मैंने दोनों तरह के आपको एग्जांपल दे दिए। अब आ जाओ आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 7.7 विच इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल एग्जांपल। 7.6 तक हमने सारा डिस्कशन कर लिया था। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 7.7 बहुत ही फंडामेंटल एग्जाम्पल है। अगर इसको आप समझ गए बढ़िया से तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि शो दैट द मोमेंट ऑफ अ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स, है ना। हमें शो करना है कि किसी भी कपल का जो मोमेंट होता है, मोमेंट का मतलब टॉर्क, ठीक है, टॉर्क बोलो या मोमेंट बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग। वी हैव टू शो दैट द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है, शो दैट द मोमेंट ऑफ द कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। ठीक है, तो जैसे कि सपोज करो हमने दो डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए। हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है, एंड दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट ओ। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब ये जो रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से ए पॉइंट का जो पोजीशन है उसको मैंने R1 पोजीशन वेक्टर से शो किया। दिस इज द R1 वेक्टर which is showing the position of this point A. From this reference point, this is the position of point B which is shown by R2 vector. Position vector always shows the position. ठीक है, अब सपोज करो B पॉइंट पे फोर्स आपका ऐसे लगा अंदर की तरफ,
ठीक है, इसका मतलब है अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, और ए पॉइंट पे आपका फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ. लेट्स से इट इज आउटसाइड द प्लेन एंड दिस इज योर इनसाइड द प्लेन. ठीक है, इस तरीके का हमें फोर्स दिया हुआ है. ठीक है, तो अब हम यहां से देखें, बड़े ध्यान से अगर हम देखें तो हम सबको पता है कि अगर हमें टॉर्क निकालना है ना, किसी भी पॉइंट के अबाउट, जैसे हमें ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो ओ पॉइंट के अबाउट आपका जो टॉर्क होगा वो क्या होगा. टॉर्क हमेशा क्या होता है, आर क्रॉस एफ. हम सबको बेसिक डेफिनेशन तो टॉर्क का पता है. अगर हमें इन दोनों फोर्सेस की वजह से नेट टॉर्क निकालना है तो टॉर्क का बेसिक डेफिनेशन हमें पता है, विच इज आर क्रॉस एफ. तो हम पहले इस फोर्स की वजह से टॉर्क निकालेंगे, इस पॉइंट के अबाउट. ठीक है, ये वाले पॉइंट के अबाउट इस फोर्स की वजह से टॉर्क निकालेंगे. तो टॉर्क क्या होगा, देखो पहले वाले फोर्स की वजह से R1 क्रॉस एफ. तो अब देखो ये वाला जो फोर्स है बेटा, ये बाहर की तरफ आ रहा है और ये वाला फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है. तो अगर अंदर वाले को पॉजिटिव मानता हूं तो बाहर वाला फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा. सो आई विल राइट लाइक दिस, माइनस एफ. ठीक है, प्लस अब ये वाले फोर्स की वजह से टॉर्क निकालेंगे. तो ये वाले फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स आपका अंदर की तरफ जा रहा है. अंदर की तरफ आपका फोर्स क्या है, पॉजिटिव. ठीक है, तो आई विल राइट R2 क्रॉस प्लस एफ. बात समझ आ रही है, R2 वेक्टर क्रॉस प्लस एफ वेक्टर. तो ये हमारा नेट टॉर्क हो जाएगा अबाउट पॉइंट O. ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर ध्यान से सॉल्व करो तो यू विल गेट R2 माइनस R1, F वेक्टर कॉमन आ जाएगा. सो यू विल गेट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्रॉस F. सर यस बेटा, मेरा वॉइस आ रहा है सबको? मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है अच्छे से?